सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज जो आपका कंप्यूटर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ है 8 जुलाई 2023 का, उसका यहाँ पे पूरा सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और सोल्यूशन का जरूरत ही नहीं पड़ी होगी उन लोगों को जो मुझसे पढ़ के गए होंगे। यहाँ पे सारे प्रश्न जो हैं वह आपको मिले होंगे। कल मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था फुल फॉर्म्स का, वो जो लोग देख करके गए होंगे 4 नंबर उनको सीधे सीधे मिले होंगे। ठीक है, तो कल ही एक वीडियो बनाया था, उससे 4 नंबर आपको मिल गए होंगे। उससे पहले पूरा पढ़ाई दिया गया था। तो अब आप लोग चलिए मिला लीजिए पूरा आपका कितना नंबर सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले शेयर कर दीजिए सभी अपने मित्रों में, और ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और मिला लें पेपर को। देखिए, पहला प्रश्न है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले आपके पास सूचना होनी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए देने के लिए, और कोई स्रोत होना चाहिए जहां से आप उसको भेजेंगे, उसको प्रसारित करेंगे, और फिर उसकी प्राप्ति होनी चाहिए संचार में। तो संचार में ये सभी मूल तत्व हैं, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए, और प्रसारण होना चाहिए, और प्राप्ति होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये सभी उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, आईसीटी का पूरा नाम। देखिए, कल फुल फॉर्म वाली वीडियो से आपको मिला होगा, या आपके सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर यह एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक वेब ब्राउजर का काम करता है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वेब ब्राउजर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 4, एडुसेट पे मैं कितना आप लोग को बोलता हूँ कि हाँ एडुसेट आना ही आना। तो देखिए यहाँ पे एडुसेट एजुकेशनल सैटेलाइट को किस वर्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। कल फुल फॉर्म वाले वीडियो में मैंने एडुसेट का आपको फुल फॉर्म बताया था, इसका दूसरा नाम जीसैट 3 बताया था, और कब यह प्रक्षेपित किया था, वर्ष 2004 में, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वर्ष 2004 में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में स्टोरेज यूनिट है, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो ये सभी डीवीडी में भी चीजें स्टोर की जाती हैं, पेन ड्राइव में भी और हार्ड डिस्क में। तो चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी, यह सभी स्टोरेज यूनिट हैं, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न आपके समाप्त हो गए। उम्मीद है कि सभी जो प्रश्न आपने किए होंगे, सभी प्रश्न यहाँ पे पांचों सही किए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों पर। देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्नों में पहला है प्रश्न संख्या 6, सर्वर किसे कहते हैं। तो सर्वर आपको पता है, ये सभी कंप्यूटर्स जो क्लाइंट्स का जो रिक्वेस्ट होता है उसको पूरा करते हैं, सर्वर्स कहलाते हैं। देखिए, सर्वर नेटवर्क के उस भाग को कहते हैं जो उपयोगकर्ता यानी कि क्लाइंट को विभिन्न सुविधाएं जैसे फाइलों का अंतरण करना, प्रिंट करना, शेयर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेजना आदि होता है। यह सभी काम जिसके माध्यम से पूरे होते हैं, जिस कंप्यूटर के माध्यम से पूरे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, यूआरएल का पूरा नाम लिखिए। तो अभी जो कल मैंने आपको पढ़ाया था यूआरएल के बारे में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह इसका फुल फॉर्म होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कल का पढ़ाया हुआ है, यह देखिए फुल फॉर्म वाली वीडियो में से। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा नाम होता है। मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यह मैंने आपको बताया था। तीनों एरिया के प्रकार, लैन, मैन, वैन का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। ये देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 9, डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। तो डिजिटल श्यामपट्ट समझिए कि जिस तरीके से एक श्यामपट्ट जिसपे टीचर्स पहले लिखते थे, अब जो श्यामपट्ट आया उसे डिजिटल श्यामपट्ट क्यों बोला जाने लगा। देखिए, डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिस पर किसी मशीन यथा कंप्यूटर आदि के रूप में प्रायः किसी दीवार पर पर्दा लगा दिया जाता है। इसके बाद किसी मशीन जैसे कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण गतिविधि को दर्शाया जाता है। यह कार्य कम समय में तथा पूर्ण
गुणवत्ता युक्त होता है। इस विधि के माध्यम से किसी प्रकार की गणितीय सामग्री को डिजिटल श्यामपट्ट पे दिखाया जाता है। इस प्रकार शिक्षण में प्रोजेक्टर का प्रयोग एवं व्यवहारिक प्रक्रिया बनता जा रहा है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तथा उपयोगी सामग्री प्रदान करने में प्रोजेक्टर का प्रयोग रुचिकर भी है। तो डिजिटल श्यामपट्ट क्या है? जब हम श्यामपट्ट की जगह ही एक पर्दे जैसे दिखने वाले युक्ति का प्रयोग करते हैं और उस पर प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न जो शिक्षण गतिविधियां हैं उसको प्रसारित करते हैं और उसके माध्यम से टीचिंग करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? डिजिटल श्यामपट्ट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10, स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है? तो देखिए स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं? तो स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य उन्हें नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है जहां शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी विद्यालय भवन की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ तो मात्र नए नए तकनीकी संसाधन द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती है। इस शिक्षा के माध्यम हैं फोन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट। तो स्मार्ट कक्षाएं किस तरीके से चलती हैं? यह जो नए इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं उन माध्यमों से चलती है और इसके लिए क्लास की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे बस जो डिजिटल उपकरण है जैसे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इन सभी के माध्यम से बच्चा क्लास को कर सकता है। ठीक है, ये होते हैं स्मार्ट क्लासेस। इसके बाद देखिए ई पुस्तकालय। अब ई जहाँ पे नाम लग गया वहां पे होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से। चलिए देखते हैं। देखिए ई पुस्तकालय बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है 21-22 में। तो ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय, ई संग्रहालय का महत्व। आज प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मनोवैज्ञानिक ई पुस्तकालय, ई संग्रहालय के उपयोग के लिए छात्रों को प्रेरित करती है। इसके अभाव में रुचिपूर्ण, प्रभावी, अधिगम संपन्न नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों को इन नवीन तकनीक के विषय में पूर्व में ही बताया जाता है, अर्थात प्रशिक्षण काल में ही इन उपागमों की उपयोगिता एवं महत्व को बताया जाता है। ई पुस्तकालय, ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय, ई संग्रहालय के महत्व को निम्न बिंदुओं में विस्तार से समझाया जा सकता है। इसमें छात्र अपने प्रयासों से तथा शिक्षक के मार्गदर्शन से उन समस्त सामग्रियों को प्राप्त किया जा सकता है जिसमें उसकी रुचि होती है। इसके एक ओर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न होती है तथा दूसरी ओर छात्र का अधिगम स्तर बढ़ता है। ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय, ई संग्रहालय के प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया स्वतंत्र एवं स्वाभाविक रूप से पूर्ण होती है। छात्र पर अध्ययन के लिए कोई नियंत्रण नहीं होता क्योंकि छात्र अपनी रुचिपूर्ण एवं सरल सामग्री को खोजकर अध्ययन करता है। इसमें शैक्षिक विकास सर्वोत्तम रूप से होता है तथा अधिगम स्तर पर बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से ई पुस्तकालय आप लोग समझ पा रहे होंगे। पुस्तकालय का डिजिटल रूप जो होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, जो कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जिस पुस्तकालय को एक्सेस किया जा सकता है, जैसे डिजिटली जहाँ पे किताबों को पढ़ा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? ई पुस्तकालय कहते हैं। और यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती है, जितना स्वयं से बच्चा सीखना चाहता है, जो भी मटेरियल खोज के स्टडी मटेरियल वह पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत अधिक व्यापक रूप से सामग्री उपलब्ध रहती है ई पुस्तकालयों में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ये आपके हो गए अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त। अब लघुत्तरीय प्रश्नों को देखिए। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या 12 है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में देखिए बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पहले तो प्रशासन, जो मैनेजमेंट का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, जो लोग एडमिशन देखते हैं, फीस जमा करते हैं, कब कौन सा स्टाफ आ रहा है, कब कौन से टीचर की कब क्लास रहेगी, ये सारी चीजें जो लोग मॉनिटर करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो लोग देखते हैं। तो शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में छात्रों के अभिलेखों को तैयार करने में, वित्तीय व्यवस्था और उपस्थिति को देखने में, ये सारी चीजें देखने में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आपको पता ही है आजकल उपस्थिति भी बायोमेट्रिक से दर्ज की जाती है। इसके बाद देखिए शिक्षण परिस्थितियों में कंप्यूटर इन टीचिंग सिचुएशन, छात्र के पंजीकरण के लिए पूर्व परीक्षण की व्यवस्था करना, प्राप्तांकों एवं परीक्षणों के प्रयोग में लाना, नए पाठ्यक्रम के विकास के लिए। तो शिक्षण परिस्थितियों में और अनुसंधान में, रिसर्च कार्य में नई चीजें
के बारे में रिसर्च करने में, दूरस्थ शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है और शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श में। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग है। और आपको पता है क्लासेस में किया ही जाता है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग। और इस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट में आप लोग ये भी लिख सकते हैं, परीक्षा लेने में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए होंगे आप कंप्यूटर का उपयोग। इसके बाद देखिए विकिपीडिया की उपयोगिता पे प्रकाश डालिए। विकिपीडिया से आप सभी लोग परिचित हैं। विकिपीडिया क्या है? विकिपीडिया एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से, एक एजुकेशनल वेबसाइट है जिसके माध्यम से किसी भी विषय वस्तु स्थान के बारे में जुड़ी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए विकिपीडिया यह शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। इस सेवा द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचारित करने से संबंधित भरसक प्रयास किए जाते हैं। इस वेबसाइट की तकनीकी सुविधाओं द्वारा शिक्षा जगत से संबंधित समस्त समस्याओं को दूर करने की चेष्टा की जाती है। इसके द्वारा विकिपीडिया सॉफ्टवेयर की खोज की गई है जो कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्ट सामग्री से जोड़ा जा सकता है। पृष्ठों को जोड़ने के लिए वेब ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। विकिपीडिया द्वारा विभिन्न प्रकार के सामाजिक वेबसाइटों की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने तथा उनके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया जाता है। ज्ञान के प्रबंध के क्षेत्र में विकिपीडिया वेबसाइट का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकिपीडिया का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो विकिपीडिया के बारे में आप लिख सकते हैं, यह एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। इससे हम किसी भी विषय वस्तु शब्द के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं और विभिन्न व्यक्तियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, स्थानों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मतलब हर एक शिक्षा जगत से जुड़ी हर एक चीज से जुड़ी हम जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, कंप्यूटर के मुख्य अंग का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं आपको पता है? यहाँ पे देखिए नोट्स में मैंने आपको डायग्राम बना के बताया है। ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। तो कंप्यूटर के अंग में क्या क्या होता है? इनपुट होता है और उसके बाद आपका आता है सीपीयू। सीपीयू में आता है एएलयू, सीयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और स्टोरेज यूनिट और आउटपुट। और इसके साथ आप लिख सकते हैं इनपुट में कीबोर्ड, माउस और आउटपुट पे आप मॉनिटर लिख सकते हैं, प्रिंटर लिख सकते हैं और सीपीयू के बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? कंप्यूटर के अंग हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, शैक्षिक दूरदर्शन सेवाओं की विशेषताएं बताइए। शैक्षिक दूरदर्शन के सेवाओं की क्या विशेषताएं हैं यह आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता। दूरदर्शन के शैक्षिक उपयोग को लिखिए। तो दूरदर्शन में छात्रों को देखने एवं सुनने की ज्ञानेंद्रिय का एक साथ उपयोग करना होता है। जो बातें अध्यापक के मुंह से सुना करते हैं उसको प्रत्यक्ष अपने सामने पर वे ज्यादा समय तक विस्मरण नहीं करते। इस प्रकार छात्र छात्राओं का ज्ञान अधिक सुदृढ़ हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए टीचर जो बताते हैं उसको बच्चे सुन लेते हैं और टीचर हल्का फुल्का कुछ लिख के भी बता देते हैं, लेकिन जब शैक्षिक दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को दिखाया और सुनाया जाता किसी विषय में, तो देखने से जो चीजें याद होती हैं वह ज्यादा समय तक याद रहती हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो स्मरण शक्ति होती है शैक्षिक दूरदर्शन के माध्यम से वह छात्रों की बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। इसके बाद देखिए दूसरा है, इस साधन में आकाशवाणी के सर्वोत्तम तत्व एवं चलचित्रों की संख्या सम्मिलित होती है। तीसरा है, शैक्षिक दूरदर्शन वांछित सामाजिक सुधार विकास के लिए सहायक है। यह जो भी समाज के लिए जरूरी सुधार होते हैं, विकास होते हैं, उनको यह आगे बढ़ाता है। इसके बाद देखिए चित्र देखने में छात्र की स्वाभाविक रुचि होती है। इसके लिए वे दूरदर्शन कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखते हैं तथा छात्रगण सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यह एक प्रेरणा का स्रोत भी बनता है सीखने हेतु। ठीक है, तो इस तरीके से आप शैक्षिक दूरदर्शन के सेवाओं के विषय में लिख सकते हैं कि यह दूर दराज तक जहां पर स्कूल्स नहीं है, जहां पे अच्छे टीचरों का अभाव है, वहां तक शैक्षिक दूरदर्शन अपने सेवाओं को प्रदान करता है। और
इस माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं, जो अच्छे विद्यालयों में अच्छे शिक्षक के द्वारा नहीं पढ़ सकते हैं, उनका भी कल्याण होता है, और जो दूर दराज के इलाके में बच्चे हैं उनका भी कल्याण होता है। और इससे शिक्षा को रुचिकर, शैक्षिक दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा को रुचिकर भी बनाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, यह आपको बताना है। क्या महत्व है इस समय ऑनलाइन शिक्षा का, यह आपको बताना है। तो अभी जो आप ग्रहण कर रहे हैं वह भी ऑनलाइन शिक्षा है, ठीक है। तो ऑनलाइन शिक्षा का महत्व क्या है कि पहला तो यह दूर दराज के बच्चों तक पहुंचता है। ऑनलाइन शिक्षा आज के समय में सस्ती है, यह भी आपको लिखना है। साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा के लिए ग्रहण करने के लिए किसी को एक निश्चित समय पे एक निश्चित जगह नहीं जाना पड़ता है, वह अपने ही स्थान पे रह करके ऑनलाइन शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं और किसी भी समय ग्रहण कर लेते हैं और कम खर्च में ग्रहण कर लेते हैं, यह बताना है आपको। और साथ ही वह जो टीचर उन टीचरों से पढ़ पाते हैं जो बहुत ही अपने काम में बहुत ही सुयोग्य टीचर होते हैं, उनके माध्यम से वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से बच्चे पढ़ पाते हैं। ये सभी चीजें, जितनी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण के महत्व से जुड़ी, उसको आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो देखिए यातायात, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। ट्रांसपोर्ट में चीजें होती हैं, पहले तो अगर आपको कहीं जाना है तो आप टिकट बुक कराते हैं, तो आप लिखिए कि टिकट बुक करने में सुविधा। इसमें आप लिख सकते हैं कि कहीं पे अब काउंटर पे जाकर के आपको टिकट बुक नहीं कराना होता है, आप खुद से इंटरनेट के माध्यम से अब टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही जाके लाइन में नहीं लगना होता है, समय की बचत होती है, ये सारी चीजें लिख सकते हैं आप। और उसके बाद देखिए लिख सकते हैं आप सूचना, जो आपको अपडेट मिलना रहता है वह इंटरनेट के माध्यम से मिल जाता है। अगर कोई भी आपका साधन लेट चल रहा है, कहाँ पे वह है, यह सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरनेट के माध्यम से, जीपीएस के माध्यम से वाहन कहाँ पर है, वाहन का लोकेशन जो है वह देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ आप जो भी और भी सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, जैसे यातायात के क्षेत्र से ही जुड़ा जो होता है वह ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, तरह तरह के आपके लाइसेंस होते हैं, व्हीकल का जो बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, वो सारी चीजें ऑनलाइन कराई जा सकती हैं। और साथ ही साथ कहीं पे अगर कुछ मदद चाहिए होती है तो इंटरनेट के माध्यम से आजकल जल्दी मदद भी मिल जाती है। तो यातायात के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेट की उपयोगिता हुई है और यातायात के माध्यम से ही सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, जिससे सुचारू रूप से चीजें चल पाती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 18 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ये सब पढ़ाए हुए प्रश्न है, सब मैंने आपको पूरा राजन पवन सीरीज पढ़ाया है और सभी प्रश्नों को कहीं ना कहीं नोट्स के माध्यम से, राजन पवन सीरीज के माध्यम से सभी प्रश्नों को मैंने आपको कराया है। कहीं ना कहीं आपको प्रश्न मिल जाएंगे ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बार बार पूछे जाने वाला ये सब प्रश्न है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीकी है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक संस्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई व्यक्ति जुड़ सकते हैं। इससे वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है। इसका प्रयोग विशेषतः किसी बैठक सम्मेलन के लिए तब किया जाता है जब अनेक व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर बैठे हों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर पे चली सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा या वेबकैम, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, स्पीकर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इस कॉन्फ्रेंसिंग में प्रत्येक भागीदार के कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन, स्पीकर एवं वीडियो कैमरा संबंध होता है। जैसे ही दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो माइक्रोफोन में बोली गई उनकी बात नेटवर्क के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों
तथा उनके कंप्यूटर से संबद्ध स्पीकरों के माध्यम से सुनाई देती है और उनकी जीवंत छवि नेटवर्क के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है। तो इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो ग्रुप के लोगों को जोड़ना है या दो से अधिक लोगों को जोड़ना है, जिससे वह एक दूसरे की आवाज भी सुन पाते हैं और एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं, एक दूसरे से जो उनको फाइल्स शेयर करना है, डेटा शेयर करना है, कोई प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो ये सारे काम वे कर पाते हैं। और इन सभी चीजों में किन चीजों का काम आता है, क्या चीजें काम में आती हैं? कैमरा या वेबकैम काम में आता है, कंप्यूटर मॉनिटर काम में आता है, टेलीविजन या प्रोजेक्टर काम में आता है, माइक्रोफोन, स्पीकर, ये सारी चीजें जो है वह काम में आती हैं। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, और इस तरीके से आपका पूरा पेपर यहाँ पे मैंने सॉल्व करा दिया है। उम्मीद है कि पूरा सोल्यूशन आपको मिल गया है यहाँ पे अच्छे से। और अब देखिए, इस तरीके से आपका पेपर हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व कराते हैं और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हर एक सेमेस्टर को हम पढ़ाते हैं आपके। इसी क्रम में अब आपका यह जो 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, इसके बाद हम आपका 4th सेमेस्टर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के पढ़िए। सभी जो पेपर्स हुए हैं उनको सॉल्व करा दिया गया है, उनको आप देख सकते हैं। और बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको हमारे ऐप का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको 4th सेमेस्टर का सभी हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। देखिए, अभी से आप पढ़ना चालू करेंगे तो बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारी होगी आपकी। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको हर एक सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप दे पाएंगे, और साथ ही ये जो राजन पवन सीरीज आती है इसको पूरा सॉल्व कराया जाता है। साथ ही आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कराया जाता है। मास्टर क्लास हमारे द्वारा लिया जाता है, मॉडल पेपर मेरे द्वारा बना के आपको दिया जाता है, या जितना भी एफर्ट्स हम कर सकते हैं, जैसे छोटी मोटी वीडियोस के माध्यम से आपके डाउट्स सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट क्लासेस ले लेना, ये सारी चीजें हमारे द्वारा की जाएंगी। तो यहाँ पे 4th सेमेस्टर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप पर DLED 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, उसमें इनरोल हो जाइए। और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। अभी से अपने पढ़ाई को आप अभी से कोर्स ले लेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। जहां कोई दिक्कत आएगी हमसे पूछेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।